डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक शुरू करें उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो सिलेबस है बीएससी पार्ट सेकंड ईयर का, उसको यूनिट वाइज कवर किया जा रहा है। और अभी जो यूनिट है वो फर्स्ट यूनिट पढ़ाई जा रही है और इसके टॉपिक जो हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कवर किए जा रहे हैं। अतः मैं ये आशा कर रहा हूँ आप सभी से कि जो भी टॉपिक आपको वीडियो में पढ़ाए जा रहे हैं और नोट्स के माध्यम से भेजे जा रहे हैं, उन सब का आप डीपली अध्ययन कर रहे होंगे और कुछ ही लेक्चर्स के बाद आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी और उसका बाद में कंप्लीट असाइनमेंट लिया जाएगा। इसलिए सभी विद्यार्थियों से ये निवेदन है कि इसको गंभीरता से लें और जो भी वीडियो और पीडीएफ आपको भेजे जा रहे हैं उसकी स्टडी करें। आज का हमारा टॉपिक पिछले टॉपिक के कंटिन्यूशन में है और टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। दूसरा एप्लीकेशन है गैस के रुद्धोष्म और समतापी प्रत्यास्थता गुणांकों का अनुपात। इट मीन्स रेशियो ऑफ इलास्टिसिटी कोफिशिएंट ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक जो प्रोसेस है और जो आइसोथर्मल है, उस कंडीशन में आपके प्रत्यास्थता गुणांक है उनका अनुपात क्या होगा। अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको मैक्सवेल समीकरणों की आवश्यकता होगी, जैसे कि पिछले डेरिवेशन में हुई थी। यहाँ चारों डेरिवेशंस की या चारों संबंधों की आवश्यकता है, तो वो सुविधा के लिए आपके सामने लिख दिए गए हैं। अब बात करें रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक, तो रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक क्या होगा? ES इक्वल टू माइनस वी डेल्टा P अपॉन डेल्टा V एट कांस्टेंट S। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड का होगा समता P प्रोसेस है, उसके लिए माइनस वी डेल्टा P अपॉन डेल्टा V एट कांस्टेंट P। ये दो आपके गुणांक हैं। ES किसको व्यक्त कर रहा है? रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक को, और ET किसको व्यक्त कर रहा है? समतापी प्रत्यास्थता गुणांक को। अब इसमें क्या होगा? एंट्रोपी स्थिर है और इसमें ताप स्थिर है, क्योंकि ये समतापी इसलिए ताप स्थिर होगा। इसमें रुद्धोष्म में पहले आप ये देख लें कि एंट्रोपी किस तरह से स्थिर है, क्योंकि हम जानते हैं ds इक्वल टू उष्मागतिकी के द्वितीय नियम से डेल्टा Q अपॉन T। अब रुद्धोष्म प्रोसेस में क्या होगा? उष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, तो जो dQ का मान है इट विल बी 0। तो ds जो है एंट्रोपी में जो परिवर्तन है उसका मान क्या होगा? 0। और जो S प्राप्त होगा वो आपको क्या प्राप्त होगा? कांस्टेंट प्राप्त होगा। तो इस प्रकार के प्रोसेस में आपकी एंट्रोपी का मान नियत रहेगा। अब इन दोनों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। इसलिए ES अपॉन ET क्या हो जाएगा? दिस विल बी कैंसिल आउट, सो इट विल बी डेल्टा P अपॉन डेल्टा V एट कांस्टेंट S डिवाइडेड बाय डेल्टा P अपॉन डेल्टा V एट कांस्टेंट T। यहाँ तक क्लियर है? अब इस इक्वेशन को और कैसे सिंपलीफाई कर सकते हैं? डेल्टा P अपॉन डेल्टा T और डेल्टा T अपॉन डेल्टा V। दिस विल बी एट कांस्टेंट S। हमने क्या किया? डेल्टा P अपॉन डेल्टा V को P की टर्म में इसको लिख लिया है एट कांस्टेंट S पर। इसी प्रकार इस वाली इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? डेल्टा P अपॉन डेल्टा S एट कांस्टेंट T और डेल्टा S अपॉन डेल्टा V एट कांस्टेंट T। इस टर्म को इस प्रकार लिख लिया गया है। क्यों लिख लिया गया है? ताकि आप जो मैक्सवेल संबंध हैं आपके, उनका प्रयोग इनमें कर सकें। समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे? समीकरण नंबर 3 में जो मैक्सवेल के समीकरण हैं उनका प्रयोग करेंगे।
क्योंकि आपको दोनों प्रत्यास्थ गुणांकों का अनुपात मैक्सवेल समीकरण के द्वारा ज्ञात करना है। तो समीकरण तीन में मैक्सवेल संबंधों का प्रयोग करने पर जो दाईं तरफ लिखे हुए हैं उन संबंधों का प्रयोग करने पर ES अपॉन ET, तो व्हाट विल बी वैल्यू डेल्टा P अपॉन डेल्टा TS, इसका मान आप देख सकते हैं समीकरण नंबर 3 से प्राप्त होगा। डेल्टा T अपॉन डेल्टा V एट कांस्टेंट S, ये जो मान है समीकरण नंबर 1 से प्राप्त होगा। इसी प्रकार जो नीचे की टर्म है उनका मान समीकरण 4 और समीकरण नंबर 2 से प्राप्त होगा। ये समीकरण इसी ऑर्डर में आपको लिखे गए ताकि समझने में सुविधा रहे, और इन समीकरणों का आप अध्ययन पहले कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, उन मानों को यहाँ रखते हैं। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, डेल्टा S अपॉन डेल्टा V एट कांस्टेंट P, और इसकी जगह आ जाएगा माइनस डेल्टा P अपॉन डेल्टा S एट कांस्टेंट V, और नीचे की टर्म में माइनस डेल्टा T अपॉन डेल्टा V एट कांस्टेंट P, और जो लास्ट टर्म है डेल्टा S अपॉन डेल्टा V एट कांस्टेंट T, उसकी जगह होगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट V। तो ये आपके पास समीकरण नंबर 4 प्राप्त हो गया है। अब समीकरण 4 के दाएं भाग में और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, जो P के नियत मान है, P के नियत मान पर जो टर्म है उनको एक साथ लिख लेते हैं, और आयतन के नियत मान पर जो भी वैल्यू है उनको एक साथ लिख लेते हैं। दिस विल बी कैंसिल आउट। तो क्या प्राप्त होगा आपको, डेल्टा S अपॉन डेल्टा V एट कांस्टेंट P, और इट विल बी डेल्टा V अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, डेल्टा S अपॉन डेल्टा P एट वॉल्यूम कांस्टेंट है, और यहाँ डेल्टा P डेल्टा T यहाँ भी वॉल्यूम कांस्टेंट। तो ये आपको जो ऊपरी टर्म है ये स्थिर दाब पे प्राप्त हो गई है, और ये वाली स्थिर आयतन पे प्राप्त हो गई है। अब इस टर्म को कैसे लिख सकते हैं हम वापस, इट विल बी डेल्टा S अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट P, और इट विल बी डेल्टा S अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट V। इक्वेशन नंबर 5, दिस इज द रेशियो ऑफ ES अपॉन ET। अब यहाँ तक आपने मान ज्ञात कर लिया। अब चूंकि ये संबंध हम प्रयोग में ले चुके हैं, इसलिए अब समीकरण 5 पे ध्यान दीजिए। समीकरण 5 में हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे तापमान का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या प्राप्त हो जाएगा इसकी जगह हमें, यदि समीकरण 5 में तापमान का आपने मल्टीप्लाई किया तो T डेल्टा S अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट P, और T डेल्टा S अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट V। अब ये हमने किया क्यों है, ताकि ये जो मान है आपका ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम यहाँ पर प्रयोग कर सकें। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से क्या होगा, ds इक्वल टू dq अपॉन t। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा q अपॉन डेल्टा t एट कांस्टेंट p, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा q अपॉन डेल्टा t एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये सब नियम आपने पढ़ रखे हैं, ऊष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियम। तो यहाँ हमने द्वितीय नियम को काम में लेते हुए ये मान प्राप्त कर लिया है। अब डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T ये किसका मान होता है,
विशिष्ट ऊष्मा का Cp और it will be Cv. Cp represent specific heat at constant pressure और Cv represent specific heat at constant volume. तो फाइनली आपको क्या प्राप्त हुआ, जो प्रत्यास्थता गुणांकों का अनुपात है वो स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा तथा स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात प्राप्त हुआ है। कैसे लिख सकते हैं इसको? तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं कि ES अपॉन ET विल बी Cp अपॉन Cv इक्वल टू गामा। दिस इज द फाइनल इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में आपने दोनों प्रत्यास्थता गुणांकों का अनुपात विशिष्ट ऊष्मा के रूप में प्राप्त कर लिया है। तो ये एक दूसरा एप्लीकेशन था मैक्सवेल समीकरण के द्वारा। इसी प्रकार अन्य एप्लीकेशंस भी हैं, उनका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।